अभी जो हम हजार्डस मटेरियल अगर आप साइट्स पे यूज करते हैं तो वो इक्विपमेंट यूज करने के लिए भी कुछ प्रॉपर गाइडलाइंस, जैसे अभी आप कुछ केमिकल्स यूज करते हैं या फिर आपको कहीं जगह आपको जो कंट्रोल्ड ब्लास्ट होता है वो कंट्रोल ब्लास्ट करने की भी जरूरत होती है, या फिर आप कहीं पे जिलेटिन कैप्स भी यूज करते हैं, या फिर कहीं जगह आप एक्सप्लोजिव केमिकल्स भी यूज करते हैं। तो ये जो हजार्डस मटेरियल होते हैं, या फिर अगर आपका कुछ एक्टिविटीज ऐसा हुआ है जिसकी वजह से डेब्रीज बना है या फिर वेस्ट मटेरियल बना है या फिर ऑयल स्पिलेज की वजह से हजार्डस मटेरियल वहां पे बन चुका है, तो ये हजार्डस मटेरियल हैंडल करने के लिए भी आपको कुछ इक्विपमेंट यूज करनी चाहिए और उसको भी प्रॉपर तरीके से ही आपको हैंडल करना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या क्या गाइडलाइंस है, तो नॉर्मली यहाँ पे होस्टिंग क्रेन हो सकती है जो मटेरियल लिफ्ट करने के लिए और कैरी करने के लिए, या फिर कोई ट्रक यूज कर सकते हैं आप, या फिर आपको कहीं पे कॉन्क्रीटिंग यूज करना है तो कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर के लिए या फिर ब्लॉकिंग के लिए ये अलग अलग अरेंजमेंट हो सकती है। आपको कहीं पे कुछ बैग्स आपको ट्रांसपोर्ट करना है मटेरियल की, या फिर आपको स्टैकिंग करना है या पैलेटाइजेशन करना है ब्रिक्स का, या फिर आपको ड्रम्स आपको मटेरियल फॉर्म में या कंटेनर फॉर्म में, या फिर बैरल्स होते हैं, केग्स होते हैं या लंबर होते हैं, तो ये आपको मूवमेंट करना है। तो ये कुछ मटेरियल यहाँ से हजार्डस मटेरियल हो सकता है। तो ये अलग अलग कंटेनर्स या बैगेजेस में पैकिंग्स में आप इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं या हैंडल कर सकते हैं। तो इसमें आपको कंपलसरी जो फायर या एक्सप्लोजन के बारे में जो हजार्ड्स होंगी उस पर आपको ध्यान देना है। जैसे आप अगर ऑयल यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं, या फिर आप थिनर्स या पेंट्स हैंडल कर रहे हैं, या फिर आप एक्सप्लोजिव मटेरियल हैंडल कर रहे हैं, तो यहाँ पे फायर और एक्सप्लोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आपको ये कंपलसरी ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो मटेरियल्स आप हैंडल करते हैं, स्पेशली कंस्ट्रक्शन मटेरियल की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको कुछ डिस्टेंस रख के ही आपको ये हॉइस्ट का यूज करना है, या फिर कुछ डिस्टेंस रख के ही आपको ये ट्रक्स का यूटिलाइजेशन करना है। उसके अलावा जो यहाँ पे पर्सन्स रहेंगे अवेलेबल जो साइट पे रहते हैं, तो उनको भी आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो सिलोज यूज होती है, या फिर जो हॉपर्स यूज होती है, टैंक्स यूज होते हैं, या फिर जो भी आप वेसल्स यूज कर रहे हैं, तो हर एक जगह जहां पर भी पॉसिबिलिटी है आपको ये SOPs फॉलो करना है। सेफ्टी हार्नेसेस आपको यूज करना है, सेफ्टी बेल्ट यूज करना है, हार्ड हैट्स या हेलमेट्स यूज करना है, हैंड ग्लोव्स, शूज यूज करना है। ये सभी बातें आपको हजार्डस मटेरियल हैंडलिंग करते टाइम याद रखनी चाहिए। उसके अलावा जो ट्रेनिंग्स है, तो कुछ ट्रेनिंग की जरूरत होगी, जैसे कि अगर साइट पे कोई न्यू पर्सन ज्वाइन होता है तो सबसे पहले उसको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट पे हजार्ड्स क्या होते हैं या फिर डेंजरस सिचुएशन क्या हो सकती है, उसके लिए आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। उसके अलावा वो पर्सन का आपको फिजिकल फिटनेस भी चेक करना चाहिए, और अगर ये फिजिकल फिटनेस नहीं होता है तो उसको मेंटेन करने के लिए, या फिर जो फिजिकल स्ट्रेसेस या स्ट्रेन डेवलप होते हैं तो वो मिनिमाइज करने के लिए उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए। उसके अलावा जो जनरलाइज वर्कर होते हैं वो इजीली या कंफर्टेबली हर एक पॉइंट या एक्टिविटीज हैंडल कर सकते हैं, उस हिसाब से भी उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए। या फिर जो वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन देना जरूरी है इक्विपमेंट के बारे में, स्पेशली अगर आप कोई टूल्स यूज करते हैं, कोई इक्विपमेंट यूज करते हैं, कोई व्हीकल यूज करते हैं, तो उसके लिए भी स्पेशल इंस्ट्रक्शन, साइंस, सिंबल्स, पोस्टर्स या सिग्नलिंग प्रोसेसेस है, उसके लिए भी आपको ट्रेनिंग देना जरूरी है। उसके अलावा जो पोटेंशियल हजार्ड्स होते हैं वो पोटेंशियल हजार्ड्स की भी ट्रेनिंग आपको देना चाहिए, उसके आइडेंटिफिकेशन की ट्रेनिंग देना चाहिए, या फिर उसको कंट्रोल कैसे करते हैं या फिर हजार्ड्स को मिनिमाइज कैसे करते हैं उसके रिलेटेड भी आपको ट्रेनिंग देना जरूरी है। उसमें जो भी हजार्ड्स है उसमें हेल्थ ओरिएंटेड रिस्क क्या है, जैसे यहाँ पे डस्ट है, तो अगर आपके यहाँ पे ऐसी एक्टिविटी चल रही है जहाँ पे डस्ट है तो आपको डस्ट मास्क पहनना जरूरी है। तो डस्ट मास्क अगर आप नहीं पहनेंगे तो उसकी वजह से आपके हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है उसकी ट्रेनिंग, उसकी अवेयरनेस देना भी जरूरी है। या फिर
यहाँ पे कोई कंक्रीट यूज कर रहा है, या फिर कहीं पे नॉइज होता है, या फिर वाइब्रेशन जनरेट होते हैं, या फिर आप ड्रिलिंग मशीनरीज यूज कर रहे हैं, या फिर आप ऐसे व्हीकल्स यूज कर रहे हैं जहाँ पे वाइब्रेशन ज्यादा होता है, तो ये भी हेल्थ इम्पैक्ट जो होते हैं उसके रिलेटेड अवेयरनेस भी देना चाहिए और उसके भी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना चाहिए। अभी जो स्पेशली आप मैन्युअली कुछ लिफ्ट करते हैं, यहाँ पे मटेरियल की मूवमेंट करते हैं, तो स्पाइन ओरिएंटेड या मसल्स ओरिएंटेड जो डिसऑर्डर्स होने के चांसेस होते हैं, जिसको हम मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर कहते हैं, तो उनके बारे में भी आपको अलग अलग ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करनी चाहिए। जैसे कि अभी हमने पहले बात की थी कि अगर कोई मैन्युअली आपको मटेरियल लिफ्ट करना है, तो मैन्युअली लिफ्टिंग के लिए कुछ अप्रोप्रिएट टेक्निक्स होती है, वो टेक्निक्स क्या है उसके लिए भी आपको ट्रेनिंग देना जरूरी है। तो ये सभी बातें हेल्थ ओरिएंटेड, स्पेशली आपको हेल्थ एडवर्स इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए या हजार्ड या रिस्क मिनिमाइज होने चाहिए, उसके लिए आपको अलग अलग सेफ्टी ट्रेनिंग देना जरूरी होता है। अभी ये एक कंसेप्ट है जिसको हम कहेंगे सिस्मिक स्ट्रक्चरल साउंडनेस या स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। तो हमने अभी पहले इसके स्ट्रक्चरल साउंडनेस के बारे में बात कही थी, उसके टेस्टिंग्स के बारे में बात कही थी, इसी रिलेटेड यहाँ पे अभी सिस्मिक लोड भी है। तो अगर यहाँ पे आपका जो एरिया है या फिर कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ पे है, ऑलरेडी वहां पे अगर अर्थक्वेक हो चुके हैं या फिर वहां पे अर्थक्वेक होने के चांसेस होते हैं, तो ये फैक्टर्स आपको फाइंड आउट करने चाहिए। तो ये अगर अर्थक्वेक जोन फैक्टर होगा तो ये सिस्मिक लोड या स्ट्रक्चरल साउंडनेस उस पर डिपेंड होगा, और अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी रहेगी वो इंटेंसिटी के हिसाब से ये फैक्टर जो है वो चेंज होते जाएगा। तो इसीलिए आपको ये कैपिटल एस वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी चाहिए, और उस हिसाब से आपको डिसाइड करना चाहिए कि यहाँ पे ये स्ट्रक्चर या फिर उसकी स्ट्रेंथ ये कैसे होनी चाहिए, और उस हिसाब से डिजाइन उसका अलग हो सकता है। तो इसको हम जो आइसोलाइंस कहते हैं, सिस्मिक इंटेंसिटी आइसोलाइंस, तो ये टर्म आपको फाइंड आउट करनी चाहिए, और उस हिसाब से आपके डिजाइन पैरामीटर्स या जो प्लानिंग है वो चेंज करनी चाहिए। तो ये अगर हायर इंटेंसिटी से या एक्सेलरेशन के बेसिस पे अगर आप डिसाइड करेंगे, उस हिसाब से आपको वो फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा और सिस्मिक फोर्सेस फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और उसके बेसिस पे फिर आपको जो फाउंडेशन है वो फाउंडेशन का प्लानिंग करना पड़ेगा। तो अगर आपको सॉइल फाउंडेशन फैक्टर फाइंड आउट करना है तो उसको हम एफएस कहते हैं, और जिसके बेसिस पे बाकी के जो एक्टिविटीज हैं वो एक्टिविटीज डिसाइड हो जाएगी। तो इसके लिए एक पर्टिकुलर कोएफिशिएंट भी होता है, वो कोएफिशिएंट के बेसिस पे भी आप उसकी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी डिसाइड कर सकते हैं। तो ये FSIS यानी कि सिस्मिक स्ट्रक्चरल साउंडनेस फाइंड आउट करने के लिए कोएफिशिएंट है जो इंडिकेट करेगा कि इसका स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी कितना है या फिर कितना होना चाहिए। तो ये जनरल कुछ सेफ्टी प्रैक्टिसेस है जिसको हम गुड सेफ्टी प्रैक्टिसेस कहते हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट पे होनी चाहिए। तो जनरली इसमें जो आपका पैसेज एरिया है जहां से आप चलते हैं या फिर मेटल की मूवमेंट होती है या फिर आप कुछ कैरी करके लेके जाते हैं या फिर लिफ्टिंग करते हैं, तो ये पैसेज हमेशा क्लियर होने चाहिए, यानी कि यहाँ पे गुड हाउसकीपिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। उसके अलावा है जो मटेरियल है उसको सॉर्ट आउट करना, उसकी सॉर्टिंग करना, सेग्रीगेशन करना और उसको ठीक तरह से पाइलिंग करना, तो ये भी जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर एक्सकेवेशन एक्टिविटी होते हैं तो यहाँ पे जो अर्थ यानी कि जो मिट्टी है या फिर जो रॉक्स है या फिर मिक्सचर है उसका पाइलिंग करना अच्छी तरीके से, या फिर उसके डिस्टेंस रख के ही बाकी का कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो मेटल हो सकता है, वुडन हो सकता है, रबर हो सकता है, केमिकल्स हो सकते हैं, तो उसको अलग अलग स्टोरेजेस में अलग अलग डिस्टेंसेस पे मटेरियल रखना चाहिए, उसकी सॉर्टिंग भी ठीक तरह से करना चाहिए। ये जो स्टैकिंग अरेंजमेंट है ये बहुत ज्यादा हाइट पे भी नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए आपके पास ओपन स्पेसेस अवेलेबल होने चाहिए, और ये स्पेसेस में आपको एक पर्टिकुलर हाइट पे ही स्टैकिंग अरेंजमेंट करनी चाहिए, तो यहाँ पे जो हजार्ड है वो कम हो जाएगा। उसके अलावा जो फ्लोर ओपनिंग्स सैंड जो होती है या फिर इंश्योरेंस होता है या फिर जो फेंसिंग होता है, कवरिंग होता है, या फिर कंपाउंड वॉल जो हम कहते हैं,
तो वो भी अरेंजमेंट यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो एंट्री है तो ये जो साइट पे काम करने वाले लोग नहीं है उनको एंट्री रिस्ट्रिक्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये साइट पे एग्जैक्टली हजार्ड्स क्या है, उसके रिलेटेड अवेयरनेस, उसके रिलेटेड ट्रेनिंग्स, ये सिर्फ वो कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर्स को दी गई है। तो ये थर्ड पर्सन या विजिटर्स या अननोन पर्सन जो है उनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए यहाँ पे फेंसिंग प्रोविजन, और उसके अलावा जो एनिमल्स हो सकते हैं आपके साइट के आजू बाजू में, वो एनिमल्स की भी रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे करनी चाहिए। उसके अलावा जो यहाँ पे वेस्ट मटेरियल हो सकता है, डेब्रिज हो सकता है, या जो रिफ्यूजेस हम जो कहते हैं, तो यहाँ से निकालना चाहिए आपको, जिसकी वजह से यहाँ पे स्पेस हो सके और स्पेस में मूवमेंट या व्हीकल मूवमेंट, पर्सन की मूवमेंट आप इजी कर सकेंगे। लाइटिंग की प्रोविजन यहाँ पे सफिशिएंट होनी चाहिए। अगर आपका सिर्फ डे लाइट में काम है तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी थोड़ी सी सिंपल होती है। अगर यहाँ पे आपका नाइट में या इवनिंग में भी काम है तो यहाँ पे आर्टिफिशियल लाइटिंग की जरूरत होती है। उसके अलावा जो लोकेशन है आपका वो फैमिलियर होना चाहिए। जो भी आप यहाँ पे फायर फाइटिंग के लिए इक्विपमेंट यूज करते हैं, वो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट की ऑपरेशन, उसका ट्रेनिंग, उसकी मॉक ड्रिल जो है वो आपको रेगुलर बेसिस पे या रेगुलर इंटरवल्स पे करनी चाहिए। उसके अलावा कुछ क्वालिटी कंसर्न से या फिर सेफ्टी कंसर्न से जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे होने चाहिए, तो ये सभी बातें प्रोजेक्ट मैनेजर ने डिसाइड करना चाहिए कि आपको अगर कंस्ट्रक्शन स्टील आपको परचेज करना है तो वो स्टील का क्वालिटी क्या होना चाहिए, उसका थिकनेस क्या होना चाहिए, उसका लेंथ क्या होना चाहिए, उसको जो एंटी करोसिव कोटिंग्स या पेंटिंग्स होती है या फिर जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है उसके बारे में प्रोजेक्ट मैनेजर ने डिसाइड करना चाहिए। या फिर आप कुछ लंबर्स यूज करते हैं, वुडन पार्ट्स यूज करते हैं, रबर पार्ट्स यूज करते हैं, या फिर जो केमिकल्स यूज करने वाले हैं उसका भी क्वालिटी चेक वो प्रोजेक्ट मैनेजर ने डिसाइड करना चाहिए। उसके बाद में ही उसका परचेस होना चाहिए। इन केस अगर आप लो क्वालिटी मटेरियल यूज करते हैं और आपने डिसाइड कर लिया कि आपका ओवरऑल बजट कम करना चाहिए या फिर जो परचेस कॉस्ट है वो मिनिमाइज करना चाहिए, तो यहाँ पे ये डिफेक्ट्स की वजह से या फिर उसकी स्ट्रेंथ कम होने की वजह से यहाँ पे मेजर डिजास्टर होने के चांसेस हो सकते हैं। ये कंस्ट्रक्शन या फिर जो बिल्डिंग है आपका या स्ट्रक्चर है वो अगर कोलैप्स होता है तो उसमें फैटलिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और जो भी प्रॉपर्टी डैमेज होगा वो बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए आपको हर कंस्ट्रक्शंस में जो मटेरियल है वो मटेरियल की क्वालिटी और उसके जो सेफ्टी कंसर्न है उस पर ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे जो कुछ स्कैफोल्ड्स यूज करते हैं या फिर लैडर्स यूज करते हैं, फोर्कलिफ्ट ट्रक्स यूज करते हैं, तो ये जो व्हीकल्स यूज करते हैं या फिर जो सपोर्टिंग जो स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं उसकी भी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। या फिर जहां पर आप वायर्स यूज करते हैं, कुछ पावर टूल्स यूज करते हैं, इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, उनके लिए भी आपको क्वालिटी चेक करना चाहिए। उसके अलावा कुछ यहाँ पे माइनर डिफेक्ट्स होने के चांसेस है या फिर रिकंस्ट्रक्शन के यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं, तो वो फैसिलिटी भी यहाँ पे प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप ये स्ट्रक्चर कहीं पे हैंड ओवर नहीं करते उसके पहले आपको ये सभी क्रॉस चेक करना चाहिए कि उसकी सफिशिएंट स्ट्रेंथ है या नहीं। तो यहाँ पे शायद कुछ कॉस्टिंग बढ़ सकती है या फिर डिलेज भी हो सकते हैं अगर आपने ठीक तरह से या फिर क्वालिटी मटेरियल आपने यूज नहीं किया या इक्विपमेंट आपने यूज नहीं। अगर इन केस कहीं पे पर्सनल इंजरी होती है, एक्सीडेंट होता है या फिर फैटेलिटी होती है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे कॉस्ट एडिशन होगी और डिलेज भी होगी। अगर प्रोजेक्ट डिले होते हैं तो आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो कुछ कंट्रीज में आपको पेनाल्टीज लगती है हर दिन की और कहीं जगह पर आवर की भी। तो ये पेनाल्टीज अवॉइड करना चाहिए, या फिर जो ओवरऑल कॉस्टिंग आपका डिसाइड हो चुका है प्रोजेक्ट का उसमें अगर लॉसेस नहीं करने हैं तो आपको एक्सीडेंट्स अवॉइड करनी चाहिए, हजार्ड्स मिनिमाइज करनी चाहिए, रिस्क मिनिमाइज करनी चाहिए, और इसलिए आपको हर एक इक्विपमेंट, मशीनरीज, मटेरियल का क्वालिटी और सेफ्टी कंसर्न्स का ध्यान रखना है। तो जो भी यहाँ पे आप इंस्पेक्शंस करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं, सुपरविजन करते हैं,
उसका रेगुलर या फ्रीक्वेंसी वो डिसाइड करना चाहिए, और उस हिसाब से इन केस फिर भी अगर एक्सीडेंट होता है तो उसके ओरिएंटेड इंश्योरेंसेस ये आपको पॉलिसीज रखनी चाहिए। और फिर अगर ये इन केस एक्सीडेंट होता है तो ये इंश्योरेंस की क्लेमिंग अमाउंट ही काम में आती है, लेकिन ये इनडायरेक्ट कॉस्ट में आपको कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस के लिए आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो सबसे ओवरऑल प्रोजेक्ट पे ध्यान रखता है, तो चाहे उसमें वो इनिशियल स्टेज हो या फाइनल स्टेज हो, तो सभी जगह आपको परचेस का भी ध्यान रखना है, आपको क्वालिटी का भी ध्यान रखना है, आपको सेफ्टी कंसर्न्स भी देखने हैं, आपको एप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ टूल्स, इक्विपमेंट और व्हीकल्स इसके बारे में भी ध्यान रखना है। और यहाँ पे मेजर एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए या फिर जीरो एक्सीडेंट का आपको टारगेट रखना है। और ये अगर आपको करना है तो ओवरऑल आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर रहेगा वो एक्सपीरियंस पर्सन, कॉम्पिटेंट पर्सन रहना चाहिए, जिसके ऑब्जर्वेशन थ्रू ये सब एक्टिविटी चल रही है। तो ये था ओवरऑल कंस्ट्रक्शन सेफ्टी। थैंक यू।